Hello, good evening everyone. Assalamu alaikum. Is my audible to you? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? Yes, please join the meeting. Hi Isha, I am fine dear. Alhamdulillah. आप कैसे हो? Hi Megha. We will wait 2 minutes for the other student. They can join. Then we will start our session. ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है डियर. चलो. हाय नेहा, ईशा, मेघा, नेहा दोनों तीनों चारों ने ज्वाइन कर लिया है. सो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं. ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, यूनिट थोड़ा बड़ा है. अभी भी इसके अंदर कुछ कंटेंट्स है जो मतलब बेसिकली अंडरस्टैंड हो सकते हैं, बट उसका डीपली इतना ज्यादा मतलब हमको इतना मुझे नहीं लगता कि उसको इतना डीपली जाने की रिक्वायरमेंट है. बट स्टिल जो भी कंटेंट है मैं आपके सामने रख देती हूँ. पहले तो मुझे आपके सामने एक चीज और रखनी है सिलेबस के बारे में. जैसे कि ये सब आप देख सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, ये आपका यूनिट 6 है, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देख लिया. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, जो मैं आपको आज दिखा दूंगी, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी का भी देख चुके हैं. मोटिवेशन एंड लीडरशिप को हम देख चुके हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पॉइंट बाकी है जो आपको देना है. ह्यूमन रिसोर्सेज का भी कंसेप्ट मैंने आपको दिया है कि एचआरएम के थ्रू से प्लानिंग किस तरह से की जाती है, सिलेक्शन कैसा होता है. फिर हम रिक्रूटमेंट सिलेक्शन देख चुके हैं. कंपेंशन मैनेजमेंट देख सकते हैं. उसके बाद प्रोफेशनल अप्रेजल इंक्लूडिंग आ 360 डिग्री परफॉर्मेंस, जब हम लोग ये करेंगे इसके अंदर ही ऑलरेडी आ जाएगा. कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ अ वर्कर, ये भी हम देख चुके हैं. Then collective bargaining and work participation in the management. Now personality perception, attitude, emotion and group dynamic. Powers and political conflicts, negotiation, threat management. Organization structure, organization development and organization changes. Now we have to be go ahead for the that concept. पहले हम ये चेक कर लेंगे ये सिलेबस का जो कंटेंट था यूनिट 6 से रिलेटेड, जो मैंने आपके सामने रखा है, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं. 2 या 3 चीजें जो बेसिकली वी शुड हैव टू बी लर्न फ्रॉम दिस यूनिट, वो हम लोग उस चीज को गो थ्रू कर लेंगे. देन इट विल बी फिनिश. तो गुड इवनिंग रंजना, हाउ आर यू? सो लेट मी नो दैट कि कितने लोगों को अभी तक इतने जितने भी टॉपिक हुआ उसमें कुछ डाउट है. देन आई विल बी गो अहेड, यानी अगर कुछ डाउट है प्रीवियस में तो वी विल कंटिन्यू क्लियर योर डाउट. देन आई विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू से देखो 8:45 और 9 o'clock तक हमारा लेक्चर रहता है. देन आफ्टर 9 o'clock आप लोग उस चीज को गो थ्रू कर सकते हो. मैम कल 9 PM यूट्यूब पे क्लास था कि नहीं डियर अभिषेक? यूट्यूब पे क्लास अभी नहीं हो रहा है. हमारा जो भी क्लास है वो यहीं पर होगा. वॉल्यूम इंक्रीज करो. ओके, वेट 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 वेट, वॉल्यूम में इशू आ रहा है. नो नीड.
अभी ठीक है वॉल्यूम? मेरे पास से वॉल्यूम फुल है डियर, 100%। ओके, सो नहीं, कल यूट्यूब पे क्लास नहीं हुआ था। जस्ट चेक इट आउट। अभी आप, मेरा वॉइस क्लियर है आप लोगों को? देन वी विल गो अहेड। या तो चलो, अभी मैं आप लोगों के सामने पहला एक रखने चाहती हूँ। ये वाली स्लाइड थोड़ी सी है, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे हमने देखा, तो ये जल्दी से फिनिश हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा जो वास्ट टॉपिक है उसको लेंगे। एक्चुअली मेरे मोबाइल में थोड़ा सा इश्यूज है, सो मैं आपकी चैटिंग को जो है मुझे गो थ्रू बैक जाकर ही चेक करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू बी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ensuring the law is followed the way intended, and adhering to ethical standard by a firm for effective management, meeting stakeholder responsibility and complying with the corporate social responsibility. Corporate governance सर्वोत्तम प्रबंध प्रथाओं को लागू करने की एक सत्र प्रक्रिया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कानून का पालन किया जाता है और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक फर्म द्वारा नैतिक मानकों का पालन करना, हितधारक जिम्मेदारियों को पूरा करना और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करना है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जब गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से इंटरफेरेंस होता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, अब हम देखेंगे। यहाँ पे आ जाता है, इट कंटेन अ पॉलिसीज एंड रूल्स टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ द कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट एंड वेरियस स्टेक होल्डर लाइक एम्प्लॉय, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर and the general public. It applies to all kind of organization, profit और नॉट फॉर प्रॉफिट। इसमें कंपनी के मालिक, शेयर धारकों, निर्देशक मंडल, प्रबंधन और कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार, आपूर्तिकर्ताओं और आम जनता जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए नीतियां और नियम शामिल हैं। ये सभी प्रकार के संगठनों, लाभ या गैर लाभकारी संगठन पर लागू होता है। ओके, सो अब देखते हैं, यानी ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यानी कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कितना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कितने हैं, किस नियमों को पालन करना है और ये नियम कब और किस लिए लागू होते हैं, ये हम हमारे कंटेंट में पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई जस्ट चेक इट आउट टू यू। इज दिस क्लियर? प्लीज लेट मी नो। आप लोग जैसे जैसे होता जाएगा, जैसे मेरी आवाज आएगी, मे बी 1 या 2 मिनट का डिफरेंट आता है, जिससे कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे 2 मिनट के बाद उसका रिफ्लेक्शन देता है, या समथिंग एक वन हार्डली 30 सेकेंड के बाद। सो आप लोग मुझे थंबनेल दे दिया करो, तो आई विल जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट डेट कि हाँ इतना चीज क्लियर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Now, principle of corporate governance. The principle of corporate governance are accountability. Accountability mean to be answerable and be obligated to take a responsibility for one action. By doing so, two things can be ensured that the management is accountable to the board of director. Accountability means to answerable and obligation to take a responsibility for one action. By doing so, two things to be ensured. यानी जैसे कि हम कोई भी चीज, जो भी चीज, अकाउंटेबिलिटी एक तो जितना भी हमारा डेटा होगा, जितना भी हमारा सेल्स और इनकम होगी या एक्सपेंसेस होंगे, ओके, उसको हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो ये इंश्योर होगा कि मैनेजमेंट ने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किया है या नहीं किया है। देखो, कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांत, कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांत है जवाबदेही, उत्तरदायित्व का अर्थ है जवाबदेह होना और अपने कार्यों की जिम्मेदारियां लेने के लिए बाधाएं होना। ऐसा करने से दो बातें सुनिश्चित की जाती हैं कि प्रबंध निदेशक मंडल की प्रति जवाबदेह है। That the board of director is accountable to the shareholder of the company, कि निर्देशक मंडल कंपनी के शेयर धारकों के प्रति जवाबदेह है। यस है, क्यों नहीं है? क्योंकि शेयर होल्डर अपना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
कंपनी का जो पैसा आ रहा है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या वो सही तरीके से सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या वो सही चीजें कंपनी से रिलेटेड खरीद रहे हैं, या फिर वो पैसा हमारा लेकर डुबा रहे हैं? तो शेयर होल्डर कभी भी हमसे एक चीज पूछ सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो पैसों को यूटिलाइज करने में, आगे बढ़ाने में मेन वर्क करते हैं। The principal gives a confidence to shareholder in the business of the company that in case of any favorable situation, the person responsible will be held in charge. ये सिद्धांत कंपनी के कारोबार में शेयरधारकों को विश्वास दिलाता है कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति के मामले जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रभारी बनाया जाएगा। यानी कहीं पे भी हमको ऐसा लगता है कि कोई चीज कुछ नेगेटिव जा रही है, तो हम एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर वहां पर खड़ा कर सकते हैं। Fairness. Fairness gives the shareholder an opportunity to voice their grievance and address any issues related to the violence of shareholders' right. This principle deals with the protection of shareholder right, treating all the shareholder equally without any personal favoritism, grantinism, redressal of a violation of a right. देखो, किसी के भी साथ फेयर डील करना है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि रीचा से मैं ज्यादा क्लोज हूँ या फिर मेघा से मैं ज्यादा क्लोज हूँ, तो मैं मेघा को प्रायोरिटी ज्यादा दूंगी या नेहा को प्रायोरिटी ज्यादा दूंगी। तो डेट काइंड ऑफ अ थिंग मुझे सबके साथ डील करनी है, चाहे जैसा भी हो। कोई मेरा फेवरेट नहीं होगा, कोई किसी को मैं इग्नोर नहीं कर सकती, किसी को मैं धरा ढमका या झिड़का नहीं सकती, क्योंकि सबने पैसा दिया, चाहे कम दिया हो चाहे ज्यादा दिया हो, बट वो इक्वल अपॉर्चुनिटी रखते हैं। फेयरनेस, निष्पक्षता शेयरधारकों के उनकी शिकायतों के सुनने और शेयरधारकों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मुद्दे को संबोधित करने का अवसर देती है। ये सिद्धांत शेयरधारकों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है, बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के सभी शेयरधारकों के साथ सम्मान व्यवहार करता है और अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए निवारण प्रदान करता है। Is this clear everyone? Please let me know. Yeah, please let me know. Is this clear? Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं। Now, transparency. Providing a clear information about a company's policy and practice and the decision that affect the rights of the shareholders represent transparency. This helps to build a trust and sense togetherness between the top management and the stakeholder. It ensures the accurate and fulfilled disclosure time on material matter like a financial condition, performance and ownership. देखो, कोई भी चीज हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना सेल हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है, ये हर चीज क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। अगर हम कुछ चीजें छुपाते हैं, राज रखते हैं या फिर हम झोल चपाटा करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं। और अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारा परफॉर्मेंस, हमारी ओनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी पॉलिसीज, हमारे राइट्स, अगर ये सब क्लियर होगा, टुगेदरनेस आएंगी, ये सब चीजें हमको क्लियरली मिलेंगी। प्रत्याशित कंपनी की नीतियों और प्रथाओं और शेयरधारकों के अधिकारों का प्रभावित करने वाले निर्णय के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करना पारदर्शिता का प्रतिनिधित्व करता है। ये शीर्ष प्रबंध और हितधारकों के बीच विश्वास और एकजुटता की भावना पैदा करने में मदद करता है। वे वितरित स्थिति, प्रदर्शन, स्वामित्व जैसे भौतिक मामले पर समय पर स्टिक और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है। यानी कि जैसे क्लियर करना। ओके, नाउ इंडिपेंडेंस डे। Independence means the ability to make a decision freely without being unduly influenced. Decision should be made freely without having any personal interest in the company. It ensures the reduction in the conflict of interest. Corporate governance suggests that appointment of independent director and advisor
so the decision are taken responsibility without any inclusion. देखो बिना किसी की सहायता लिए हमारे पास एडवाइजर होते। जब आप केबीसी का गेम देखते थे, अमिताभ बच्चन के पास है ना, गेम के साथ एक 3 एडवाइजर होते थे। हेल्पलाइन के अंदर एडवाइजर होते थे जो हमको एक करेक्ट लाइन बता सकते हैं कि अगर आप इस चीज को चूज करोगे या इस चीज को फॉलो करोगे तो हमारे जजमेंट के हिसाब से आपकी चीज राइट होगी। सो इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस। आजादी, स्वतंत्रता का अर्थ है अनावश्यक रूप से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। कंपनी में कोई भी व्यक्तिगत हित न रखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए जाने चाहिए। ये हितों की टकराव में कमी सुनिश्चित करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्वतंत्र निर्देशकों और सलाहकारों की नियुक्ति का सुझाव देता है ताकि प्रभाव के बिना जिम्मेदारी से निर्णय लिया जा सके। Now, social responsibility. Apart from four main principles, there is an additional principle of a corporate governance. Company social responsibility obligate the company to be aware of a social issue and take action to address them. In this way, the company create a positive image in industry. The first step toward the corporate social responsibility is to practice good corporate governance. यानी हमें पैसा कमाते कमाते कुछ हमारी जिम्मेदारियां जो होती हैं कॉर्पोरेट फील्ड से अलग भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे एक संस्था बना देना, किसी को ट्रस्टफुली हेल्प कर देना, एम्प्लॉय को अगर कोई चीज की नीड हो तो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देना, इट इज कॉल्ड अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस तरह से हम हमारा कार्य कर रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, तो 4 प्रिंसिपल में से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक अहम कार्य होता है जो हमें अंजाम देना होता है। नाउ इट इज क्लियर। प्लीज लेट मी नो कि आपको ये टॉपिक क्लियर है यहां तक। या यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। मेघा, ईशा, रंजना। हाय, गुड इवनिंग वर्षा, रंजना, जया पटेल, थैंक यू सो मच। चलो, हाय वर्षा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। फिर आपका जो भी चीज होगा बेटा रिकॉर्डिंग देखो, उसके बाद लेक्चर फिनिश होने में अगर हमारे पास टाइम लिमिट आएगी तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप रिकॉर्डिंग सेशन देखने के बाद अगर आपको कुछ डाउट आता है देन आई विल बी कंटिन्यू डायरेक्टली एक्सप्लेन यू। ओके डियर? या चलो आगे बढ़ते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, corporate governance in India. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Security and Exchange Board of India is responsible for corporate governance initiative in India. The corporate sector of India faced major changes in the 90s after the liberalization. भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट मामलों को मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सीबी) भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन की पहल के लिए जिम्मेदार है। उदारीकरण के बाद 1990 के दशक में भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र को बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा। In 90s, SEBI's regulated corporate governance in India through the various law like a Security Contract Regulation Act 1956, Securities and Exchange Board of India Act 1992 and Depositories Act of 1996. 90s के दशक में सेबी ने सुरक्षा अनुबंध विनियम अधिनियम 1956 जैसे विभिन्न कानूनों को माध्यम से भारत के कॉर्पोरेट प्रशासन को विनियमित किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और 1996 का डिपॉजिटल अधिनियम। ओके, इन फरवरी 2000 SEBI established the first formal regulator framework और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबी का फुल फॉर्म है। तो यानी हम लोग जो स्टॉक एक्सचेंज से डील करते हैं ना, तो ये फॉर्म में भारत में ज्यादा कब आया? 90 से शुरू हुआ। इन फरवरी 2000 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया ओइंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ कुमार मंगलम बिरला कमेटी, it was undertaken to improve the standard of corporate governance in India.
दिस केम टू बी नोन एज अ क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट। यानी ये जो बिरला कमेटी की जो कंपनी थी, ओके, तो वो ये कंपनी ने इंडियन गवर्नेंस के कॉर्पोरेट सेक्टर ने उसको क्या किया, हैंड ओवर किया, मतलब अपने अंडर लेकर काम करना शुरू किया। फरवरी 2000 में सेबी ने कुमार मंगलम बिरला समिति की सिफारिशों के कारण भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए पहला औपचारिक नियामक ढांचा स्थापित किया। ये भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों में सुधार के लिए किया गया था। इस लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 के रूप में जाना जाता है। A major corporate governance initiative was undertaken in 2002 when the Naresh Chandra Committee on Corporate Audit and Governance furthered their recommendation addressing a multiple governance issue. 2002 में एक प्रमुख कॉर्पोरेट प्रशासन पहल शुरू की गई थी जब कॉर्पोरेट ऑडिट और गवर्नेंस पर नीरेश चंद्र समिति ने कई शासन मुद्दों को संबोधित करते हुए अपनी सिफारिशों को आगे बढ़ाया। MCA and the Government of India have set up multiple organizations and charters like a Confederation of Indian Industry, National Foundation of Corporate Governance and Institute of Chartered Accountant of India। यानी कौन कौन सी न्यू चीजें लॉन्च हुई थी, तो MCA और भारत सरकार ने भारतीय उद्योग प्रतिष्ठान CII, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेशन गवर्नेंस NFCG और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जैसी कई संगठनों और चार्टर्स की स्थापना की है। यानी ये इंस्टीट्यूट उन्होंने ओपन किए। Why is corporate governance important? Corporate governance is important to improve the integrity and performance of the company. It gives the sustainable approach to affair of the organization. This provide an upper ground to the company and increase its competitive advantage. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों महत्व है? कंपनी के अखंडता और प्रदर्शन में सुधार के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन महत्वपूर्ण है। ये इससे संगठनों में मामलों के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण देता है। ये कंपनी को एक ऊपरी आधार प्रदान करता है और इसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाता है। What are the elements of a corporate governance? The elements of a corporate governance are transparency, disclosure, well-defined rights to shareholder, internal control of environment, structure of board practice और board of committee। इन सबको मैनेज करना और कंट्रोल करना, ये क्या है, एलिमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। कॉर्पोरेट प्रशासन के तत्व क्या है? कॉर्पोरेट प्रशासन के तत्व है प्रदर्शनी प्रकटीकरण, शेयरधारकों की अच्छी तरह से परिभाषित अधिकार, आंतरिक नियंत्रण वातावरण, संचरित बोर्ड प्रथाओं और बोर्ड की प्रतिबद्धता। इज दिस क्लियर? Which one do you want to define, Megha? Please let me know. It was the simplest that way. I just read it and drop it out. कोई चीज अगर आपको ऐसा क्लियर नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ डियर, ये टॉपिक मैं वापस से रिपीट करती हूँ। पहले मैं एक बार आपको ये पूरा देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कॉर्पोरेट फील्ड, यानी ऑफिशियल थिंग। ऑफिशियल थिंग के अंदर गवर्नमेंट के कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको कब लागू किया गया, किस लिए लागू किया गया और क्या उससे कार्य लिया गया। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब लॉन्च हुआ, यानी हम लोग जब स्टॉक एक्सचेंज की थिंग, पहले स्टॉक एक्सचेंज होता था लेकिन वो इतना फॉर्म में नहीं था। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कंसेप्ट पता चले कि जो चीज आपको नहीं समझी है, देन आई विल एक्सप्लेन यू। बिकॉज बेटा स्लाइड है, मुझे पता है कि उसका मीनिंग ही वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी चीजें जस्ट लिसन टू मी। अगर आपको लगता है कि ये वाली स्लाइड आपको नहीं समझी, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। तो देखो सुनो, कॉर्पोरेट फील्ड में स्टॉक एक्सचेंज की पहले 90s के पहले इतनी डिमांड नहीं होती थी। लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते थे, डूबता था, चलता था, उस चीज को डिफाइन इतना ज्यादा नहीं किया जाता था। बट 90s का टाइम आया, आपने हर्षद मेहता वगैरह मूवी ऐसा देखी होगी, है नाम सुना होगा। फिर एक गुरु करके मूवी आई थी इसकी अभिषेक बच्चन की,
ओके। सो इनसे इन सब चीजों में स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे से बताया गया कि लोग किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में डील करने लगे, अपना माइंड उस पर ध्यान देने लगे। तो देखो, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाने वाले कौन होते हैं? पब्लिक होती है, शेयर होल्डर्स, जो हमको पैसा देती है। अब वो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन करेगी, कुछ चीजें डिफाइन करेगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनका पैसा सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका पैसा सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही काम तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये क्या किया जाएगा? चेकिंग किया जाएगा एज पर द शेयर होल्डर। चेकिंग मतलब वो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। शेयर होल्डर आर द ओनर और मेंबर ऑफ द कंपनी, तो वो ये चीज को डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, इन सब चीजों का हिसाब किताब रखने के लिए एक MIC, CII और CB, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वैसे ही हर एक कंट्री के अंदर स्टॉक एक्सचेंज का एक क्या बना हुआ है? ब्रांच बना हुआ है। तो वो क्या करते हैं? जितने भी कंपनी, यानी आपने इंडियन कंपनी लॉन्च हुए जिन्होंने पब्लिक से पैसा उठाया हुआ है, या इंटरनेशनल कंपनीज है जिन्होंने पैसा उठाया हुआ है, तो उन सब के रिकॉर्ड उस वहां पर अवेलेबल होते हैं। हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ लगाया है, और हम हमारा पैसा निकाल के कौन सी कंपनी में ड्रॉप कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में यूटिलाइज कर रहे हैं, और कौन सी कंपनी में लगाने वाले हैं। इन सब चीजों के बारे में CB क्या करता है? वॉचिंग रखता है, और हर एक के ऊपर रिकॉर्ड रखता है कि वो कैसे चल रहा है। तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब शेयर होल्डर को देखना, देखभाल यानी देख रेख करना, ये सारी कंटेंट जो मैंने आपको ये स्लाइड के थ्रू से बता रही थी। एक बार मैं ऊपर जाती हूँ। ओके, देखो यहाँ पर अब मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने 2002 में नरेश चंद्र कमेटी बनाई, जिसके अंदर कॉर्पोरेट ऑडिट हुआ था, यानी पूरा चेकिंग किया जाएगा कि कितना पैसा कहाँ पर है, गवर्नमेंट को कितना बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीजें। नाउ MCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ चार्टर लाइक अ कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जितना भी पैसा लगा हुआ है उसको हम लोग चेकिंग करेंगे कि सही तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसे का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट, ये भी बना था। फिर चार्टेड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, जहां पर हम स्पेसिफिक पर्सन को एक आइडिया देते हैं, कंसेप्ट देते हैं, और सिखाते हैं कि अकाउंटिंग को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से उसको क्रैक किया जाता है, किस तरह से उसके स्टेटमेंट को मेंटेन किया जाता है। नाउ फिर हम एज अ चार्टेड अकाउंटेंट को हमारे यहाँ पर ऑडिटर, जैसे मैंने आपको बताया था, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? वी विल वेट 2 मिनट फॉर अजान। और आप लोग जब तक बताओ इतना समझ में आए कि नहीं।
حي على الفلاح. यस एवरीवन, प्लीज लेट मी नो. मेघा कहाँ गए बच्चा? आप समझ में आ रहा है डियर? आगे बढ़ो. क्लियर है बेटा कंसेप्ट? प्लीज लेट मी नो. हाँ मेरा बच्चा सुनो, मैंने वापस से रिपीट कर देती हूँ. जैसे कि कॉर्पोरेट फील्ड मतलब कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक कंपनीज का स्टार्ट होना. ओके, एक कंपनी का स्टार्ट होना. नाउ लिसन टू मी. एक कंपनी का स्टार्ट होना. अब कंपनी के स्टार्ट होने पर कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है. तो इसके 90s के पहले भी लोग पैसे, इंडस्ट्रीज ओपन करते थे, पैसों की रिक्वायरमेंट होती थी, लोग पब्लिक से पैसा एज अ शेयर लेते थे. लेकिन वो इतना फॉर्म में नहीं आता था, क्योंकि लिमिटेड में होता था. पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, कुछ हायर सोसाइटी के लोग खाली इन्वेस्ट कर पाते थे और नॉर्मल पीपल्स को उस बारे में पता नहीं होता था. लेकिन नाउ यू आर हियर अबाउट इट. हर्षित मेहता आपने मूवी देखी होगी, या गुरु करके अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी, वो आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको गाइड मिल जाएगी सीबी के बारे में, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि किस तरह लोग जो है, नॉर्मल पीपल भी अपना पैसा जो है डबल करने, दुगना करने. अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, तुम मुझे एक दो, मैं उसका डबल करके दूंगा. सो दैट काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया कंपनीज हमेशा हमारे साथ करती है कि आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको ग्रेट रिटर्न देंगे. मेनली आपने सुना होगा, बीच में रिसेंटली हुआ था, हर्षित मेहता तो मतलब 90s का है, मूवीज अगर आपने देखी होगी तो हीरा गोल्ड के बारे में सुना होगा. लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते थे, रातों रात कंपनी डूब गई. यानी वहां पे पैसा रोलिंग किया जाता था, 4-5 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके रोल किया जाता था, बट वो पैसा डूब गया क्योंकि कंपनी रातों रात बंद हो गई. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, यानी हम पैसा कब लगा रहे, कैसा लगा रहे, गवर्नमेंट के कितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है, गवर्नमेंट कितना इंटरफियर करती है, शेयर होल्डर का कितना इंटरफियरेंस रहता है, शेयर होल्डर्स कितना राइट्स रखते हैं, या शेयर होल्डर अगर अपने जितना पैसा दे रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है. ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, चेकआउट करते हैं एज पर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. नाउ इट इज क्लियर टू यू? प्लीज लेट मी नो, देन आई विल गो अहेड. जिसके अंदर आफ्टर 19 के अंदर हमने 3 इंस्टीट्यूट के टाइप में बनाए. एक तो पहला अकाउंटेबिलिटी को मैनेज करने वाला, फिर उसके बाद में कंपनी के मैनेजमेंट करने वाला, उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट का हमने इंस्टीट्यूट खोला, जिसके अंदर हम अकाउंट होल्डर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. जिस तरह हमारे यूजीसी नेट के अंदर 6% कोटा जो होता है सिलेक्ट होता है, उसी तरह गवर्नमेंट में जैसे यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम होते हैं, वैसे ही चार्टेड अकाउंटेंट होता है जो हजारों में से एक बनता है. ओके, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, मतलब उसको पूरी अकाउंटिंग नॉलेज हो जाती है, अकाउंटिंग का डीपली क्राइटेरिया वो क्रैक कर पाता है. इट इज नॉट एन इजी जॉब. अगर आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखते होगे ना, तो एक दो रील में आपको आएगा कि एक सीए के लिए वो 7 साल से ट्राई कर रहा था, मतलब एक बनाया हुआ है, पिक्चराइज किया हुआ है सब डमी एक्टर टाइप में, कि वो 7 साल से ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा. तो अगर वो कंपनी में कॉर्पोरेट फील्ड में कर रहा है, सीए के अंडर भी काम कर रहा है, तो उसको कितने टॉर्चरिंग करने पड़ते हैं. सीए उसको किस तरह से अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो अभी तक आधा सीए है, पूरा सीए नहीं बना. जिस तरह से भी हम लोग प्रोफेसर है, अगर हम यूजीसी नेट क्रैक कर लेते हैं तो हम पूरे प्रोफेसर बन जाते हैं. ऐसा दे आर हायरिंग अ ऑडिटर. यस, जैसे सीए क्वालिफाइड होता है तो फिर वो सीए क्वालिफाइड ऑडिटिंग के लिए अप्लाई कर सकता है.
हाँ, देखा। तो ये चीजें आपको इजीली नॉलेज हो जाएगी। अकाउंटिंग आपको तो फिर मेगा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का जो कंसेप्ट है कि अकाउंट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, उसको किस तरह से स्क्रूटिनाइज किया जाता है। अकाउंटिंग मेंटेन करना एक कार्य है, अकाउंटिंग को ऑडिट करना एक कार्य है, और उसको एनालिसिस करना, यूटिलाइज करना, उसके बारे में पॉइंट निकालना, वीकनेस निकालना, ये सारे अकाउंटिंग मैनेजमेंट का काम आ जाता है। ओके, सब हम आगे बढ़ते हैं। ये एलिमेंट पे हो गया था। व्हाट आर द 4 P फिलोसफी ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? तो देखो 4 P's क्या कहता है? पीपल, पर्पस, प्रोसेस, परफॉर्मेंस। पीपल, पर्पस, प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आया था। द 4 P's आर पीपल, पर्पस, प्रोसेस, परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट प्रशासन के 4 P क्या दर्शाते हैं? ओके, तो पीपल यानी जिनके साथ हम रिलेशन बना के रखते, पर्पस यानी हमने क्यों शुरुआत किया, प्रोसेस यानी का काम किस तरह से चल रहा है, परफॉर्मेंस हम कितना अच्छा दे रहे हैं या कितना गंदा दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ पीपल, पर्पस, प्रोसेस, परफॉर्मेंस। इज दिस क्लियर? पी से आगे पीपल, पीपल यानी आप लोग, पर्पस क्यों एक साथ इकट्ठा है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करने के लिए, प्रोसेस हम वन बाय वन यूनिट वाइज क्या करें, स्टडी करें, परफॉर्मेंस जो टीचर आपको सिखा रही है क्या वो अच्छे से सिखा रही है, हाँ या ना? चलो आंसर दे दो। आज न्यू यूनिट स्टार्ट हुआ है। नहीं मेरा बच्चा, बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 6 के अंदर का 3 टॉपिक के कंटेंट बाकी थे। मैंने अभी आपको यूनिट देखो मैंने सिलेबस वाइज आपको बताया, पहले मैं इसको बंद कर दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर का पूरा सिस्टमेटिक था। ओके, जिसमें से मैंने आपको पहले सिखा दिया था प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सीखना है, ठीक है, मोटिवेशन एंड लीडरशिप थियरी हो गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये आज हमने देखा, ह्यूमन रिसोर्सेस एचआरएम वो भी हमने देख लिया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है वो भी देख लिया, कंपेंशन मैनेजमेंट जॉब का इवैल्यूएशन कैसे होता है वो भी देख लिया, परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पर हम जब ये देखेंगे ना ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो ये आ जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर ये भी हमने देख लिया, पर्सनालिटी कैसी होती है, एटीट्यूड क्या होती है वो हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल क्या होती है हमने देख लिया। अब हमारा एक टॉपिक बचा है, लेकिन ये टॉपिक ये थोड़ा सा वास्ट है। आज हमारा न्यू यूनिट नहीं हुआ है, बल्कि कल हमारा, कल भी नहीं परसों से हमारा न्यू यूनिट स्टार्ट होगा। ओके, परसों से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज हमारा यहाँ तक फिनिश हुआ था। अब हम आ जाते हैं पहले आपकी चैटिंग बॉक्स में। ओके, चलो अब हम थोड़ा कंटिन्यू और आगे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर टाइम वेस्ट होता जाता है। 39 ही हुआ है, टाइम है आधा घंटा ही हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, नहीं मैंने इतना पीछे से नहीं लेना है, मेरे को स्टार्टिंग से ही लेना है। देखो डिफरेंट बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो हमारे लिए पहले क्या आना चाहिए था, डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? यहाँ पर 1 2 3 कंटेंट बैठे हुए, 3 कंटेंट में से मिडल वाला अकेला है, यहाँ पे इसके साथ में 2 जोड़ी है, इसके साथ में 2 जोड़ी है। अब देखते हैं कि पिक्चर क्या बताने जाए। An organization is a collection of a people who work together to attain the specific objective. हम एक साथ मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक साथ मिल जाओ, जुड़ जाओ, ताकि हम एक साथ एक कार्य पे काम कर सके। There are the 2 types of organization structure. That can be a formal organization and informal organization. या तो वो formal होगा या तो वो informal होगा। An organization is said to be a formal organization when 2 or more then 2 person come together and accomplish a common object. आप और मैं, हम दोनों एक साथ जुड़े हैं, हमारा मकसद क्या है, यूजीसी नेट क्रैक करना और करवाना। तो हम दोनों जब एक कार्य के पीछे, एक ऑब्जेक्ट के पीछे भागते हैं, एंड दे फॉलो अ फॉर्मल रिलेशनशिप, और एक हम अच्छा सा रिलेशन मेंटेन करते हैं, रूल्स को मेंटेन करते हैं, एंड पॉलिसीज आर एस्टैब्लिश फॉर द कंप्लायंस एंड देयर एग्जिस्टिंग सिस्टम अथॉरिटी, और उसको हम सिस्टम अथॉरिटी से लेते हैं। एक संगठन लोगों का एक संग्रह है
जो निर्देशित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं। दो प्रकार की संगठनात्मक रचना होती है, जो औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन हो सकती है। एक संगठन को औपचारिक संगठन कहा जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं और वे एक औपचारिक संबंध का पालन करते हैं। अनुपालन के लिए नियम और नीतियां स्थापित की जाती है और पदाधिकरण का एक प्रणाली मौजूद होता है। What is an organization? Meaning of organization. An organization is entity such as a company or an association consist of one or more people and has a specific purpose. एक से दो सौ लोगों से ज्यादा हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक साथ मिलते हैं। The word is derived from the Greek word organ, means instrument or the instrument. म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑर्गन। देखो हमारे बॉडी के पार्ट्स है ना ऑर्गन, उसी तरह म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट का ऑर्गन होता है। An organization is a group of a people who work together like a neighborhood association. हमारे बॉडी के साथ मिलकर हमको जिंदा रखते हैं। हार्ट, ब्रेन, सारी चीजें, कोई एक चीज अगर बॉडी के अंदर से काम करना सही तरीके से बंद कर दें तो हम क्या हो जाते हैं, उस अचीवमेंट पे सक्सेस नहीं हो पाते। सो एक दूसरे को मिलकर करना, चैरिटी करना, कॉर्पोरेशंस बनाना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द एक्ट, इसका हिंदी में है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग और स्टैब्लिशिंग अ समथिंग, यानी कुछ नया स्टार्ट करना। थ्रू द 5 कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रीजन व्हाई यू माइट कंसीडर ईच ऑफ देम, कि हमें इन सब चीजों को क्यों ध्यान में रखना है जब भी हम कोई नया ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो हिंदी में एक संगठन क्या है। एक संगठन का अर्थ, एक संगठन एक संस्था है जो जैसे कि एक कंपनी या एक संघ जिसमें एक या अधिक लोग होते हैं और जिसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। ये शब्द ग्रीक शब्द ऑर्गन से लिया गया है जिसका अर्थ है यंत्र या वाद्य यंत्र, संगीत, वाद्य यंत्र और अंग। एक संगठन लोगों का एक समूह है जो एक साथ काम करते हैं, जैसे आस पड़ोस की संस्था, दान, संघ या नियम। संगठन कुछ बनने या स्थापित करने के लिए कार्य भी है। जैसे एक संगठन, आइए 5 सामान्य प्रकार के संगठनों के बारे में जानें और कारण बताएं कि आप इनमें से प्रत्येक पर विचार क्यों कर सकते हैं। तो one the other and there is an informal organization which is formed under the formal organization as a system of a social relationship which comes into the existence when people in the organization meet, interact, associate with each other. In this article concept, we are going to discuss the major difference between the formal and informal. यहाँ पर हम देखेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर से ही होते हुए आता है, किस तरह से पीपल उसके अंदर आते हैं, इंटरेक्ट होता है, ईच अदर आर्टिकल्स बनते हैं और किस तरह से हम फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफाइन कर पाएंगे। दूसरी ओर एक अनौपचारिक संगठन है जो सामाजिक संबंधों की एक प्रणाली के रूप में औपचारिक संगठन के तरह बनता है, जो अब अस्तित्व के रूप में संगठन की तरह बनता है, जो अस्तित्व में आता है जब एक संगठन में लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इस लेख अंश में हम औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच प्रमुख अंतरों पर चर्चा करने जा रहे हैं। Basic of comparison meaning. Formal organization, inorganization. Unorganization type in which the job of each member is clearly defined, whose authority, responsibility and accountability are fixed in the formal organization. देखो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन which is the job each member is clearly defined, जिसके अंदर जॉब लोगों की क्लियरली डिफाइंड होती है कि उनको अथॉरिटी दी गई कि आप ये काम करो, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप ये काम करो, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि आप कितना काम करोगे, कितना काम का कितना पैसा दिया जाएगा, फिक्स होता है। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी हमको एक तनख्वाह पे, एक पगार पर वो चीजें क्या दी जाती है, एक 20,000 रुपए पे आपको इतना काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये कार्य अंजाम देना है। नाउ इनफॉर्मल में क्या हो रहा है, an organization formed within the formal organization as network of interpersonal relationship when people interact with each other is known as informal organization। जैसे मैंने एक कार्य शुरू किया
ओके, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, अब मेरे बिजनेस में आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको मैं आपको पर्सनली नहीं जानती, मेरे कंटेंट, मेरे प्रोडक्ट आपको पसंद आए, मेरे प्रोडक्ट से आपको अट्रैक्शन नजर आया कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर काम करोगे तो आप भी पैसे कमाओगे, तो आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और आप बेचने लगे। आपने आपके साथ दो लोगों को और ज्वाइन किया, उन दो लोगों ने और दो लोगों को ज्वाइन किया, जैसे कि ओरीफ्लेम, एवॉन, ये सब नाम सुने होंगे, एक चेन वर्क बनाते हैं, ठीक है, यानी लाइन बाय लाइन एक दूसरे के साथ एक दूसरे से कनेक्ट होते जाते हैं इंटरेस्ट के बेस पे। इट इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज क्लियर। नाउ क्रिएशन डेलिबरेटली बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी ये जो चीज होती है पहले से टॉप मैनेजमेंट से डिसाइड होता है कि जो नया बंदा आएगा उसने अगर ये काम को हाथ में लिया तो 20,000 पगार देना, मतलब 20,000 देना। स्पॉन्टेनियसली बाय द मेंबर, ये क्या डिफाइन करता है कि जैसे जैसे मेंबर बनते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इनकम क्या होती जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पे पर्पस होता है फॉर्मल में टू फुलफिल द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा काम होता है कि जो हमें काम दिया गया, हमारा कार्य दिया गया, उसको समय पे पूरा करें। यहाँ पर काम क्या होता है, टू सेटिस्फाई द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड, यानी जहां पे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मुझे लोगों में बैठने शर्म आ रही है, मुझे इस दवाई की जरूरत है, तो हम बताएंगे उसे कि लीजिए आ गया है आपको मोटापा कम करने के लिए एक अच्छा सा यूनिक प्रोडक्ट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सस्ते दामों में। जिस तरह से आप घर में खाना खाते हैं उसी तरह से उन्हीं पैसों से आप जो है इस प्रोडक्ट को खरीद करके अपने मोटापे को दूर कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्शन से आप वो प्रोडक्ट को बाय करोगे, तो इट इज कॉल्ड अ पर्पस। ना नेचर स्टेबल एंड द कंटिन्यूस फॉर द लॉन्ग टाइम, यानी हमने एक एम्प्लॉय को खड़ा कर लिया है, उसके 60 साल के रिटायरमेंट तक हमने उसको जॉब दे दिया। अब ये बिजनेस मार्केट वेट वेट लेक्चर इज ऑन, ये एक स्टेबिलिटी हो जाती है, नॉट स्टेबल। यहाँ पर अगर प्रोडक्ट चल रहा है तो हम काम करेंगे, नहीं चल रहा है तो हम काम नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर?
मेरा मोबाइल खराब है और बच्चे आ गए थे, तो मैंने शिट। हाँ, चलो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेती हूँ। हाँ, मैम आपने सिलेबस अपलोड नहीं किया। डियर, सिलेबस अपलोड करना था, उसकी स्लाइड मेक करना था, इसलिए नहीं किया। टॉप लेवल एंड मिडल लेवल एंड लॉ लेवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कंटेंट हिंदी में रीड करते टाइम बड़ा मस्त लगता है मैम। म्यूट हो गया है, सही बोला आपने, म्यूट हो गया है। बिकॉज बच्चे आ गए थे, उन्होंने दरवाजा नॉक किया, तो उनको बोलने के लिए मैंने म्यूट किया था। और म्यूट करते करते मैंने ऑन ही नहीं किया, और मैंने इतना बड़ा 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 स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिया म्यूट में। ठीक है। हाँ, समझ। हाँ, मेरा लेक्चर बेकार चला गया। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, बोर नहीं करती हूँ मैं आपको, सिर्फ इतना बता रही हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम स्ट्रक्चर वाइज जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक पर्सन को जिसको हम डेली रूटीन देंगे कि सुबह उठेगा, खाना खाएगा, सॉरी, सुबह उठेगा, एक छोटा बच्चा सुबह उठेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, बाथ लेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा, ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन से आएगा, घर में होमवर्क करेगा, खाना खाएगा, टीवी देखेगा, सो जाएगा। ठीक फॉर्मल रूटीन बन गई, यानी स्टेप बाय स्टेप उसका वर्क बन गया। यहाँ पे इनफॉर्मल में जब मन करेगा खाना खाओ, जब मन करेगा गाना गाओ। दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, थोड़ी दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, इट वॉज माई मिस्टेक अबाउट दैट। होता है कभी कभी। आप लोग खाली मेरे फेस अट्रैक्शन देख रहे होगे, बिकॉज मोबाइल इज नॉट वर्किंग। मैंने किसी और का, मतलब जो नॉर्मल छोटा मोबाइल रहता है वो लिया है। पता नहीं कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया उसके, बहुत ज्यादा यूज हो गया था, इसीलिए 5 साल हो गए, कैपेसिटी खत्म हो गई उसकी। हाँ, स्क्रीन रिप्रेजेंट करके समझाऊंगी। मैं खाली एक्सप्लेन कर रही थी। कल हम दोबारा से ले लेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे करते हैं, वरना फिर बाउंस हो जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा। इतना ही समझते हैं। ओके, कल इसको लास्ट फिनिश करेंगे हम, परसों से हमारा नया यूनिट स्टार्ट होगा। परसों से नए यूनिट के पहले मैं इससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज हो गए वो रेडी करके अपलोड कर दूंगी, और फिर आपको बता दूंगी। ओके। हाँ, वो मेरा मोबाइल नहीं है एक्चुअली। घर में, मतलब जो हमारे साथ, मैं जो कॉलेज जाती हूँ ना, तो उसके लिए पिकअप एंड ड्रॉप के लिए बस होती है। तो वो ड्राइवर अंकल ने ना नया मोबाइल लिया था, तो मैंने उनको बोला आपने जूना मोबाइल क्या किया, तो उन्होंने बोला है। तो मैंने बोला क्या मुझे आप 2 दिन के लिए दे सकते हो, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग के लिए देना। तो उन्होंने दिया। तो मैंने उनका रिंगटोन भी नहीं चेंज किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ डियर, मैं उसीलिए तो देखो, आप बार बार मैं स्टॉप कर रही थी एक स्लाइड, फिर आपको आके देख रही थी, बट छोड़ो, जाने दो, हो गया वो हो गया, जो हो गया उस पे रो नहीं सकते। जो आने वाला है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, इसी समय इसी वक्त। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, और अगर मैंने म्यूट किया है तो मुझे चैट बॉक्स में पिंग करते रहे। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन। ओके, चलो बाय, टेक केयर। कल इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, चलो, हंस तो दो, हंसते हुए जाओ, चलो, बाय बाय एवरीवन। मोस्ट वेलकम। चलो बाय।